आई एम श्योर कि आपको भी ये क्वेश्चंस बहुत परेशान करते होंगे कि डॉलर की वैल्यू क्यों चेंज होती है, क्यों डॉलर ही हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड में काम आता है और क्यों हमेशा हमारे रिजर्व्स यूएस डॉलर्स में काम होते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ कृष्णा। किसी भी करेंसी की वैल्यू उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर किसी करेंसी की डिमांड कम होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। बट ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो उसको एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, यानी आपको किसी भी चीज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं हर बार, तो आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, बिकॉज आप उतने पैसों पर सामान नहीं खरीद पा रहे जितना पहले खरीद पाते थे। तो इस वजह से उस करेंसी की वैल्यू नीचे जाती जा रही है। तो उसको और भी बहुत सारे फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, तो वो जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि जीडीपी के फैक्टर्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, यानी एक कंट्री कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती है, वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि जब कोई फॉरेन करेंसी उसकी डोमेस्टिक कंट्री में आएगी तो ऑब्वियसली वो यूज़ करेंसी को तो यूज़ नहीं कर सकता, तो वो करेंसी बैंक को देगा और बैंक से अपनी करेंसी की डिमांड करेगा। तो उसकी खुद की करेंसी की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। इस तरीके से जब आप इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो आप ऑब्वियसली वहाँ की करेंसी में पे करेंगे, तो आप उस करेंसी की डिमांड करेंगे और आप अपनी करेंसी की डिमांड नहीं करेंगे, यानी अपनी करेंसी देंगे और वो वाली करेंसी लेंगे। तो ऑब्वियसली इससे आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी सर्कुलेशन में, उससे उसके प्राइस कम हो जाएंगे। तो एक करेंसी की वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है और कम, तो ये डिपेंड करता है उसके एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के ऊपर। अगर एक कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती है, यानी उसकी इकोनॉमी में ज़्यादा फॉरेन करेंसी आती है, तो जब वो फॉरेन करेंसी इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज होगी तो ऑब्वियसली जो चेंज करा रहा है उसे ज़्यादा मिलेंगी अगर उसकी वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर यूएस में ट्रेड होता है तो एक यूएस डॉलर की वैल्यू अगर 70 रुपीज़ से 100 रुपीज़ हो गई है, यानी कि उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो गई है, डिक्रीज हो गई है वैल्यू में, तो इस केस में अब आपको एक यूएस डॉलर के बदले अब आपको 70 की जगह 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो इससे एक्सपोर्ट्स बूस्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इम्पोर्ट्स की, तो अगर ऐसा सेम होता है तो अब आपको 70 रुपीज़ की जगह 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए, ताकि आप बाहर पे कर सकें। तो इससे आपके इम्पोर्ट्स श्रिंक करते हैं। तो हम बात करेंगे कि यूएस डॉलर इतना फेमस क्यों है, क्यों फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स अक्रॉस द ग्लोब यूएस डॉलर में होते हैं, और क्यों मेजर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड जो यूएस डॉलर में किया जाता है। तो अराउंड 90% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, और 60% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स जो है यूएस डॉलर में है। अराउंड 7 कंट्रीज यूएस डॉलर को एज द ऑफिशियल करेंसी मानती हैं। जानने के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले है गोल्ड स्टैंडर्ड्स। इसमें गोल्ड रिजर्व्स रखे जाते थे। दूसरा है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, जिसमें इस स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया गया। और तीसरा है आफ्टर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, जिसमें ये एग्रीमेंट ख़त्म किया गया और अब का जो हमारा सिनेरियो है उसको लाया गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड्स की। तो इस हिसाब इस टाइम पीरियड में गोल्ड रिजर्व्स रखे जाते थे, ताकि किसी भी कंट्री में कितनी मनी सप्लाई होगी वो डिटरमाइन कर सकते थे। तो जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स होंगे वो कंट्री के पास उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी। जो कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है उसके पास ज़्यादा गोल्ड होंगे और वो कंट्री ज़्यादा मनी सप्लाई करेगी अपनी इकोनॉमी में, और उससे उनकी कंट्री में ज़्यादा ग्रोथ होगी। वहीं जो कंट्री जिसके पास ना ही गोल्ड माइंस है और ना ही वो एक्सपोर्ट करती है, तो उस कंट्री के पास कम गोल्ड रिजर्व्स होंगे और वो कंट्री कम डेवलप कर पाएगी। तो ये एक फैक्टर था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो बहुत सी कंट्रीज जो वॉर में इन्वॉल्व थी उनके पास अपने गोल्ड रिजर्व नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने वॉर का खर्चा निकालने के लिए मनी को प्रिंट किया। इसके अनुसार इसके रिजल्ट
वहाँ पर स्टैगफ्लेशन हो गया। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जहाँ पर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ब्रेड पीस लेने के लिए आपको कट्टा भर के पैसा लेके जाना पड़ता है, यानी वहाँ पर पैसे की वैल्यू इतनी गिर जाती है कि आपको इतने सारे पैसे ले जाने पड़ते हैं एक छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए। तो जब वॉर ख़त्म हुआ और इकोनॉमीज वापस से स्टेबल होने लगी तो दूसरा इरा स्टार्ट हुआ जिसे आप के हिसाब से कोई भी कंट्री को अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो उसे अपनी करेंसी को डॉलर में पैक करना था और वो फिक्स रेट होता था। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए इंडिया एक पार्ट होती है उस टाइम कंट्री का, तो इंडिया को यूएस डॉलर के साथ एक एग्रीमेंट करना था जिसमें इंडियन और यूएस डॉलर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। यानी एक यूएस डॉलर के बदले 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ 20 इंडियन रुपीज़ होंगे। यानी ये फिक्स होगा, ये फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। फ्लक्चुएशंस की कुछ वैल्यूज़ थी कि आपको आईएमएफ से कंसेंट लेनी होगी और वोटिंग होगी, तो ये सब कुछ था। बट ये मेन था कि वहाँ पे करेंसी को फिक्स कर दिया गया और गोल्ड रिजर्व्स के बदले यूएस डॉलर्स दे दिए गए। अब यूएस डॉलर्स पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में फैलने लगे क्योंकि मेजर ऑफ द कंट्रीज वहाँ पर यूएस डॉलर्स में ट्रेड करने लगे इंटरनेशनली, और इसके साथ ही यूएस डॉलर्स भी ज़्यादा प्रिंट होने लगे। अब बात आती है कि सब यूएस डॉलर ही थी, तो उस टाइम पे एक यूएस डॉलर ही ऐसा करेंसी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 से इम्पैक्ट नहीं हुई थी आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि यूएस के पास ही सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स थे जिससे वो अपनी वैल्यू पैक कर सकती थी, यानी अपनी वैल्यू फिक्स कर सकती थी करेंसी की। इससे पहले ब्रिटिश पाउंड ग्लोबल करेंसी हुआ करती थी, लेकिन फिर यूरो, बाकी भी बहुत करेंसीज थी जो कि बहुत फेमस थी इस टाइम पे, जैसे कि यूरो। बट जैसे कि हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तो इनकी वैल्यूज़ काफ़ी कम हो गई वॉर के टाइम पे। इस वजह से एक नई करेंसी आई यूएस डॉलर, जिसे ऑफिशियली तो ग्लोबल करेंसी का दर्जा नहीं दिया गया, फिर ये धीरे धीरे करेंसी बन गई। यहाँ पर 1974 में ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, यानी जिसे ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट कहते थे। और यहाँ से नई एक एरा स्टार्ट हुआ जिसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स थे, यानी कि एक्सचेंज रेट्स फिक्स नहीं थे, ये फ्लक्चुएट करते थे। वैल्यूज़ उनकी डिमांड और सप्लाई पर, जो कि अब होता है, उस पर डिपेंड करेंगी, कोई रेट फिक्स नहीं होगा। और साथ ही गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं। तो यहाँ पर वो टाइम पीरियड एंड हुआ और न्यू टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। लेकिन पीपल के पास ऑलरेडी बहुत सारा यूएस डॉलर था जो कि उन्होंने पहले ले रखा था, तो उन्होंने, क्योंकि यूएस डॉलर की अब एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड हो गई थी, तो उन्होंने उस रिजर्व्स को बनाए रखा और उसे एक्सेप्ट कर दिया एज अ ग्लोबल करेंसी। उसके बाद से वो चेंज नहीं हुआ। साथ ही अगर हम बात करें कि यूएस डॉलर इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी की वक्त, तो आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर में इन्फ्लेशन रेट 2 to 3% के अराउंड है, जो कि एक आइडियल इन्फ्लेशन रेट होता है किसी भी इकोनॉमी में। क्योंकि इन्फ्लेशन होना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी में, क्योंकि इन्फ्लेशन से ही ग्रोथ होती है। ये एक साइकिल होती है कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन तो हो गई, तो 1 to 2% के अराउंड इन्फ्लेशन आइडियल होता है। और इकोनॉमी ने काफ़ी मेंटेन किया है। कोरोना वायरस से पहले का इम्पैक्ट देखें तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी यूएस में काफ़ी बेहतर है, ये भी काफ़ी कम ही है और इकोनॉमिक्स के हिसाब से। सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट को भी काफ़ी मेंटेन किया गया है। इस कारण से यहाँ पर इकोनॉमी काफ़ी स्टैग्नेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। बट हालांकि अभी इकोनॉमी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, चाइना हैज़ टेकन द रिप्लेस। बट हाँ, यूएस डॉलर अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है।